हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नेचर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग अभी पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक देख रहे हैं, तो हम लोग जो है बाघ से रिलेटेड और जितने भी टॉपिक थे उसको देख लिए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राष्ट्रीय वन नीति, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये सारी चीज़ देख चुके हैं। अवर्गीकृत वन, मतलब जितने भी थोड़े थोड़े फैक्ट्स थे, आप जाके उसमें पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाथी अभ्यारण्य, या तो हाथी प्रोजेक्ट। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग हाथियों के बारे में जान लेते हैं कि हाथी की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला तो यही कि हाथी जो है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, जो कि इस समय वर्तमान में जीवित है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, और उसका नेतृत्व कौन करता है? मादा जो रहती है, मादा हाथी, वो नेतृत्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है आईएएस में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो हाथी झुंड में रहती हैं उनका नेतृत्व मादा जो हाथी रहती है वो करती है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो यूपीपीसीएस में, कि हाथियों का गर्भकाल कितने समय का होता है? तो हाथियों का गर्भकाल 22 महीने का होता है, या 680 दिन के लगभग। तो हाथियों का गर्भकाल क्या होता है? 22 महीने या 680 दिन का। दो क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में। पहला तो इनका गर्भकाल क्या होता है, दूसरा जो हाथी होती हैं उनका जो झुंड होता है उसमें उनका नेतृत्व कौन करता है? तो मादा हाथी नेतृत्व करती है हाथियों के झुंड का, और दूसरा उनका गर्भकाल जो होता है वो 22 महीने या 680 दिन का होता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या इससे बनते हैं? हाथी दिवस मनाया कब जाता है? तो हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इससे पहले बाघ दिवस जो मैंने पढ़ाया उसमें याद रख लीजिएगा, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और 12 अगस्त को आपका हाथी दिवस, ठीक है। इसके अलावा हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान के जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है? 2010 में हाथी को राष्ट्रीय या तो विरासत पशु या तो राष्ट्रीय विरासत पशु ही घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को 2010 में घोषित किया गया है। और हाथी जो है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो देख लिए हम लोगों ने। और हाथियों की प्रजातियां कितने प्रकार की होती है? तो मेनली जो हाथी होती है वो दो प्रजातियां उसमें विश्व में पाई जाती हैं। पहला एक एशियन हाथी, दूसरा अफ्रीकन हाथी। अब एशियन हाथी की भी 3 उपप्रजातियां पाई जाती हैं, एक श्रीलंकाई, एक सुमात्रा, एक भारतीय, ठीक है। एक श्रीलंकाई, दूसरा सुमात्रा, तीसरा इंडियन हाथी। श्रीलंकाई हाथी जो होता है वो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। सुमात्रा इन तीनों में छोटा होता है। इंडियन हाथी जो है वो संख्या में इन तीनों में सबसे ज्यादा है। तीनों विशेषता पूछेगा तो याद रखिएगा, श्रीलंकाई हाथी जो होता है इन तीनों में, केवल एशियाई वालों में सबसे बड़ा होता है। इंडियन हाथी जो है संख्या में सबसे ज्यादा है, और सुमात्रा हाथी छोटा होता है। श्रीलंकाई हाथी केवल श्रीलंका में पाया जाता है, और सुमात्रा हाथी केवल सुमात्रा में पाया जाता है। इंडियन हाथी 11 देशों में, इंडोनेशिया से लेकर इंडिया तक में 11 देशों के आसपास वो पाया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थिति क्या है? आयुषीयन में और साइट्स में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में। पहले तो ये जान लेते हैं कि इन तीनों की अनुसूची क्या क्या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूची हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पहली में जो है, जो अत्यंत विलुप्त हो चुके हैं उनको संरक्षित किया जाता है, या तो अति संकटग्रस्त जो है जीव है उनको संरक्षित किया जाता है। जो दूसरी अनुसूची है उसमें थोड़ा सा विलुप्त से थोड़ा सा, मतलब अभी उनके ऊपर खतरा है लेकिन थोड़ा सा विलुप्त वाले से कम है, उनको संरक्षित किया जाता है। पहली और दूसरी अनुसूची में कठोर दंड का प्रावधान किया गया, ठीक है। तीसरे और चौथी अनुसूची में जो जानवर शामिल हैं उनके लिए, उनको भी संरक्षण किया गया, लेकिन इसमें जो है कम दंड का प्रावधान किया गया कि जो अगर इनका शिकार करता है तो उनका जो है कम दंड किया जाएगा। जैसे पहली जो अनुसूची है उसमें काला हिरन वगैरह शामिल है, ठीक है, बाघ वगैरह शामिल है, और पहली और दूसरी के आसपास। तीसरी चौथी में थोड़ा सा उनसे जो कम है उनको शामिल किया गया है।
5वीं अनुसूची में जो शामिल है जानवर, उनके शिकार पे कोई प्रतिबंध नहीं है, उनका शिकार किया जा सकता है, जैसे आपका कौवा हो गया, चूहा हो गया, ये सब हो गया। 6वीं अनुसूची याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में कि क्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में पौधों को भी संरक्षित किया गया है। तो 6ठी अनुसूची वही अनुसूची है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे ऐसे हैं जिनको संरक्षित किया गया है, जिनका मतलब उपयोग वो इलीगल तरीके से व्यापार वगैरह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहले तो ये हो गया। दूसरा आता है हमारा साइट्स। साइट्स क्या है? तो जो जीव हैं, वन्यजीव वगैरह हैं, उनका अवैध व्यापार रोकने के लिए 1975 में एक वो संधि हुई जिसको साइट्स नाम से जानते हैं। इसको जब हम पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें और विस्तार से बता देंगे। ये बस याद रखिएगा कि अवैध व्यापार को रोकने के लिए कई देशों के मध्य एक बाध्यकारी समझौता है जिसको साइट्स नाम से जानते हैं। इसमें 3 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 में ऐसे जीव हैं जो एकदम संकटग्रस्त हैं, जिनका अवैध 1200 के करीब उसमें जीव सम्मिलित किए गए हैं, जिनका अवैध व्यापार को एकदम पूरी तरीके से रोका गया है। दूसरे में 2100 के करीब जीव सम्मिलित किए गए हैं, ये संकटग्रस्त हैं, इनके भी व्यापार को मतलब अवैध तरीके से व्यापार को रोका गया है। तीसरा जो परिशिष्ट है, इसमें जो देश हैं आपस में वो एक दूसरे से समझौता करके कह सकते हैं भैया ये वाले जीव का व्यापार ना करो, ये संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन वो देश चाहे तो आपस में समझौता करके कह सकते हैं कि इस देश का इसका व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह आयुषियन की जो रेड लिस्ट है उसमें 9 प्रकार हैं, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है आपको जानना। पहला प्रकार जो है उसमें विलुप्त है, दूसरे प्रकार में जो है विलुप्त हो चुके हैं लेकिन वनों में विलुप्त हुए हैं, उनको चिड़ियाघर वगैरह में संरक्षित किया गया है। तीसरा जो प्रकार है वो अति संकटग्रस्त का है। चौथा जो प्रकार है वो संकटग्रस्त का है। 5वां जो है वो संवेदनशील क्षेत्र है। 6ठा जो है मतलब संकट के निकट है। 7वां जो है संकट के निकट नहीं है, मतलब उनके कोई संकट नहीं है। 8वां जो है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। 9वां में जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, 9 इस तरीके से आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कैटेगरी है। अब किस आधार पर निर्धारित करेंगे कि कोई जानवर विलुप्त हो गया है, कोई अति संकटग्रस्त है, कोई संकटग्रस्त है, किस आधार पर करेंगे? तो उसके लिए बताया गया है नियम कि जिस जानवर को 50 साल से अपने आवास में नहीं देखा गया है तो वो जानवर विलुप्त हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसी में वो भी आ जाते हैं जो वन में विलुप्त हो चुके हैं लेकिन उनको कहीं संरक्षित किया गया है। तीसरी चीज क्या आती है? अति संकटग्रस्त कौन जानवर है? तो अति संकटग्रस्त वो जीव हैं जो जिनकी आबादी 10 साल में 90% तक कम हो चुकी है। पहली चीज तो ये होगी। और उनके जो मतलब जो उनकी संख्या बची है वो 250 के करीब बची है, जिसमें से केवल 85 वयस्क हैं। और अगले 3 सालों में ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि उनके 25% जो आबादी वो नष्ट हो जाएगी। 3 सालों में 25%, मतलब ये फुल है कि कॉन्फिडेंस है कि इतनी नष्ट होनी ही है। और ये भी है कि 10 सालों में 50% आबादी नष्ट हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जब कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसे जीव को अति संकटग्रस्त में रख दिया जाता है। संकटग्रस्त क्या है? बस ये 10 साल की जगह 70 साल हो जाता है, 70% हो जाता है, मतलब ऐसे जीव जिनकी आबादी 10 साल में 70% तक घट गई है। ठीक है, और उनके 2500 जो है आबादी उनकी बची हुई है, जिसमें से 5 सालों में 20% खत्म हो जाएंगे और 20 सालों में 20% की खत्म होने की संभावना रहती है। ठीक है, और इनके जो वयस्क हैं वो 250 के करीब वो वयस्क जो बचे रहते हैं। ये संकटग्रस्त में हो गया। संवेदनशील में कौन आ जाते हैं? बस ये 10 साल में जिनके 50% आबादी खो गई है, संख्या उनकी 10,000 बची हुई है, 1,000 उसमें से वयस्क बचे हुए हैं, 10 सालों में उनके 10% आबादी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन फुलफिल कर देगा उसको संवेदनशील में रख देते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें पूछ सकता है आईएएस में कि किसको विलुप्त में रखेंगे, किसको संकटग्रस्त में रखेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जो है हाथी वगैरह को किस में रखा गया है? एशियन हाथी को। तो एशियन हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट में 1 में रखा गया है, और जो आपका आईयूसीएन की रेड लिस्ट है उसमें संकटग्रस्त में रखा गया है। ये जो है इसका स्टेटस है। उसी जो बाघ का भी जो स्टेटस है वो भी यही है, और आईयूसीएन के संकटग्रस्त में उसको रखा गया है। ठीक है, और अफ्रीकन हाथी के बारे में आप देख लेते हैं। अफ्रीकन हाथी की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सवाना हाथी या बुश हाथी, और दूसरा आपका वन हाथी। इनकी संख्या करीब 4 लाख के करीब है सवाना हाथी की। ठीक है, और ये जो है
वही है साइट्स जो कि इनकी संख्या ज़्यादा है, तो साइट्स के परिशिष्ट 2 में है ये। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि वो बाहर के हैं, तो यहाँ ये जो है आयुषीन के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त में है। और ये साइट्स के 1 में शामिल है, 1 हाथी, क्योंकि ये जो है इनकी संख्या काफी घट चुकी है। और ये आयुषीन की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त में है। इसको जंगली हाथी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है हाथियों की जो प्रजाति है उसके बारे में हम लोग देखिए। अब जो जैसे बाघ की जनगणना 4 साल पे की जाती है, वैसे हाथियों की जनगणना 5 साल पे की जाती है, पहली चीज। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी हाथियों की वो 2017 में हुई थी। इसके अनुसार सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पे थे? कर्नाटक में, दूसरा पे असम में, और तीसरे पे केरल में। सबसे ज्यादा जो बंदी हाथी बनाए गए थे वो कहाँ पे थे? असम में। मतलब जिनको लोग बंदी बना के अपने, जैसे महावत वगैरह आप देखते होंगे रोड पे चलते रहते हैं, तो जंगली हाथी नहीं बंदी हाथी बनाए जाते हैं, उनको अपने स्वार्थ के लिए लोग यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ थे? असम में। पहली बार ऐसा था कि बंदी हाथियों की भी गणना की गई थी। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व टोटल कितने हैं? तो हाथी रिजर्व इस समय कितने हैं? तो वर्तमान में जो हाथी रिजर्व है वो 33 है। 33वां टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये तराई हाथी रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और कहां बनाया जा रहा है? लखीमपुर खीरी में। तो 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तराई हाथी रिजर्व है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। पहला हाथी रिजर्व कहां पे था? आपका सहारनपुर के पास, 2009 में पहला जो है हाथी रिजर्व बनाया गया था सहारनपुर के पास और बुंदेलखंड। सहारनपुर और बुंदेलखंड के पास जो है पहला हाथी रिजर्व बनाया गया था उत्तर प्रदेश का 2009 में। और जो दूसरा हाथी रिजर्व है वो तराई हाथी रिजर्व है जो कि लखीमपुर खीरी में बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला हाथी रिजर्व कौन सा था? तो झारखंड का सिंहभूम जो है वो पहला हाथी रिजर्व था। सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है? तो मैसूर हाथी रिजर्व जो है सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है कर्नाटक में। हाथियों का अस्पताल कहां पे है? तो हाथियों का अस्पताल मथुरा में है। हाथी पुनर्वास केंद्र की कहां स्थापना की गई? तो केरल के वुट्टूर में की गई है। झारखंड के सिंहभूम में ही जो पहला जो हाथी प्रोजेक्ट था वो चालू किया गया था 1992 में। यह सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए पूछ चुका है। तो हाथी प्रोजेक्ट जो है 1992 में झारखंड के सिंहभूम में प्रारंभ किया गया था। हाथी प्रोजेक्ट में क्या था? देखिए, हाथियों को आके लाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो हाथियों का जो दांत होता है जिसको आइवरी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस में, हाथियों के आइवरी किसको कहते हैं? तो इसका प्रयोग किस किस के लिए होता था? खिलौने बनाने के लिए, कंघियां वगैरह बनाने के लिए और नक्काशी करने के लिए, कई तरीकों से इनका प्रयोग किया जाता था। एक जो वीरप्पन आपने देखा होगा वो कई हाथियों को केवल दांतों के लिए ही मार के उनके पूरे शरीर को छोड़ देते थे। तो इसलिए हाथी जो है विलुप्त होने के कगार पे धीरे धीरे आने वाले थे अगर इस तरीके से उनका शिकार होता। तो इसीलिए प्रोजेक्ट हाथी लॉन्च किया गया ताकि उनके आवास को संरक्षित किया जा सके, उनके गलियारा को संरक्षित किया जा सके। गलियारा मतलब क्या होता है कि एक जो है आवास से दूसरे आवास में अगर उनको जाना है, जो वन के रूप में जो उनके आवास होते हैं, एक आवास से दूसरे आवास में जाना है तो एक संकीर्ण भूमि होती है जो एक आवास को दूसरे आवास से जोड़ती है। और दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो आवास जोड़ती है वो रेलवे लाइन के किनारे स्थित है, और रेलवे लाइन की वजह से जब ये पार करते हैं तो आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो और ये आवास जो गलियारा होता है इसका निर्धारण कैसे होता है? तो वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम के अंतर्गत इसका जो है निर्धारित किया जाता है। तो अभी जो यही इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर ले आया गया कि इनका गलियारा एक तो सही तरीके से बनाया जा सके ताकि वो एक आवास से दूसरे आवास में जा सके इजीली, कोई उनमें रुकावट ना हो, मानव पशु संघर्ष ना हो, मतलब वो रिहायशी इलाकों में ना आए और उनका जो अवैध शिकार हो रहा है उसको रोका जा सके। इसलिए कौन सा लाया गया योजना? प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। कहाँ लाया गया? 1992 में झारखंड के सिंहभूम में। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? मैसूर है। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? वुट्टूर केरल में है। हाथी अस्पताल कहाँ पे है? तो मथुरा में है। 33वां हाथी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व बन रहा है जो कि लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है।
पहला हाथी टाइगर रिजर्व जो बुंदेलखंड और सहारनपुर के आसपास था। ठीक, 2009 में स्थापना हुई थी उसकी। एक और क्वेश्चन पूछता है माइक, माइक क्या है? तो माइक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय, अभी मैंने साइट्स के बारे में बताया ना, तो साइट्स ने ही इसको 1997 में चालू किया था और 2003 में ये दक्षिण एशिया में लागू हुआ। इसका फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मतलब हाथियों को जो अवैध तरीके से उनकी हत्या हो रही है उसको किस तरीके से रोका जा सके, मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सके, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से प्रभावी रूप से कार्यक्रम लागू किया जा सके ताकि इसको रोका जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले 1997 में लागू किया गया था साइट्स के द्वारा, और दक्षिण एशिया में जो भारत वगैरह में वो 2003 में लागू किया था। अब भारत में कुछ ऐसे जो हाथी अभ्यारण्य है जिसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जैसे मैसूर हो गया। ठीक है, ये आपका जो है उत्तराखंड का शिवालिक हो गया। ये सब जो है उस माइक के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। तो आप जो है मेरे नोट्स पे चले जाइएगा, उसमें सारा इसमें दिया हुआ है, उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप जितने भी हाथी अभ्यारण्य उसको देख लीजिएगा, और जो माइक के अंतर्गत जितने भी हाथी अभ्यारण्यों को सम्मिलित किया गया है उसको देख लीजिएगा। बाकी आप लोग को जो भी समस्या हो आप लोग डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8273619249। जो भी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी किसी से भी रिलेटेड जो भी आपकी समस्या हो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।